नमस्कार, चुनावी पंच में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं राजीव। तो देश में दहशत का माहौल है, लोग डरे सहमे हुए हैं और इस बीच पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव कराया जा रहा है और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हो रहे हैं। कल ही पहले फेज का मतदान उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव का समाप्त हुआ है और कल जो आने वाला कल है 17 तारीख को पांचवें फेज का मतदान है पश्चिम बंगाल में। ये समय किसी भी तरह से चुनाव करवाने का नहीं है अगर कोरोना प्रोटोकॉल को देखा जाए तब, लेकिन इस देश में चुनाव भी हो रहे हैं और उसके अलावा दोस्तों आप जानते हैं कि चुनाव के अलावा कुंभ का आयोजन भी चल रहा है और उसमें भी क्या कुछ हो रहा है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। स्थितियां कैसी हैं इस देश की, उसके बावजूद अगर कुंभ का आयोजन हरिद्वार में किया जा रहा है तो उस पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उसके बीच में उस पर भी बातें हो रही हैं और एक अखाड़ा ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है और कुंभ के समापन की घोषणा भी कर दी है वहां से। दूसरी तरफ आज पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और आपको पता है 3 दिन से हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस पर। और सर्वदलीय बैठक में चर्चा ये होनी थी कि आखिर चुनाव करवाया जाए या ना करवाया जाए, और करवाया जाए तो कितने चरणों में करवाया जाए, क्योंकि जो अभी चुनाव के 4 चरण होने हैं जिसमें से कल एक चरण है, उसके बाद से 3 फेज और भी मतदान के बचे हुए हैं, तो ये एक साथ करवाए जाए। इस पर टीएमसी राजी है। टीएमसी का ये प्रस्ताव है कि 3 के मतलब आने वाले कल के बाद जो 3 और भी फेजेज बचते हैं इन 3 चरणों को एक चरण में कर दिया जाए और उसके साथ मतदान कराया जाए। लेकिन बीजेपी इससे राजी नहीं है। बीजेपी का साफ कहना है कि नहीं, जैसे है वैसे ही होना चाहिए। और बीजेपी के सुर में सुर मिला रहा है चुनाव आयोग। मिलाए भी क्यों नहीं, आप जानते हैं चुनाव आयोग है तो कई लोग तो कहते हैं ये बीजेपी आयोग है। तो चुनाव का वक्त है और बीजेपी जैसा चाहे वैसा चुनाव आयोग अगर करे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सरकार बीजेपी की है और चुनाव आयोग भी कमोबेश यही बता चुका है कि वो भी बीजेपी का ही है। खैर, लेकिन चुनाव करवाया जा रहा है और ये कह दिया गया है कि अब जितने चरणों में यानी कि पहले से निर्धारित तिथियों और समय के हिसाब से ही चुनाव होंगे, यानी मतदान करवाया जाएगा। तो एक तरफ ये, दूसरी खबर दूर से आ रही है दोस्तों, वो खबर है लंदन से, यूके यूनाइटेड किंगडम से आ रही है, जहां नीरव मोदी को यूके गवर्नमेंट ने, उसके गृह मंत्रालय ने हरी झंडी दे दी है कि प्रत्यर्पण उसका आप कर सकते हैं। और प्रत्यर्पण के लिए मतलब वो नीरव मोदी को भारत लाने का रास्ता अब साफ हो गया है। क्या नीरव मोदी भारत आएगा, ये एक बड़ा सवाल है अभी भी बरकरार, और आएगा तो कब आएगा ये भी एक बड़ा सवाल है। तो कई सारे सवाल हैं दोस्तों। इसके अलावा मुख्य रूप से चर्चा में यही है कि बीजेपी की जिद है उसके आगे क्या सब कुछ फेल है। ये सवाल इसलिए है क्योंकि बीजेपी जिसकी सरकार इस वक्त देश में है उसका कहना है कि नहीं, चुनाव पश्चिम बंगाल में तय समय के हिसाब से ही हो, पूर्व निर्धारित समय पे ही हो, वही करवाया जा रहा है। कुंभ का आयोजन होना चाहिए, हो रहा है, तो सब कुछ बीजेपी के हिसाब से हो रहा है। लेकिन जान जोखिम में कौन डाल रहा है? जनता। और जनता को जोखिम में कौन डाल रहा है? सरकार। इस पर सब बात करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। और हमारे साथ इस पूरे अगले 1 घंटे तक चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे 2 खास मेहमान, खास साथी 2 नहीं 3 आप देख रहे होंगे। भारत शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे रोविंग एडिटर, वरिष्ठ पत्रकार पुष्परंजन जी काफी दिनों बाद जुड़ पाए हैं हमारे साथ। पुष्परंजन जी आपका स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी का। अमलेंदु जी आपका भी स्वागत है। सबसे ज्यादा चमक रहे हैं अमलेंदु जी आप कैमरे पे। जी मैं कैमरे पर वैसे भी चमकता हूँ। लाइट रखनी पड़ेगी अच्छी से ताकि चेहरा चमकता हुआ दिखे, है ना पुष्परंजन जी? जी बिल्कुल यही शिकायत है। तो स्वागत हमने कर दिया अपने तीनों वरिष्ठ साथियों का, वरिष्ठ पत्रकारों का, और स्वागत करता हूं आप सभी का जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं। आप सभी साथियों और हमारे दर्शकों, हमारे शुभचिंतकों, आप सबका इस कार्यक्रम में, चुनावी पंच में स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। तो बढ़ेंगे आगे। हमारे तीनों सहयोगी जो हमारे तीनों वरिष्ठ साथी, तीनों से चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले पुष्परंजन जी आपके पास ही आना चाहूंगा। क्या ये एक जिद है सरकार की कि नहीं जी, जो भी स्थितियां परिस्थितियां इस देश में है, चुनाव तो होकर रहेगा और वो भी
समय से, यानी कि पूर्व निर्धारित समय के अनुसार ही होगा, जबकि महामारी चुनाव की घोषणा के बाद फैली है इस देश में। पहले से फैली हुई थी लेकिन वो बिल्कुल सुषुप्तावस्था में जा चुकी थी। अब हम देख रहे हैं कि स्थितियां बदल चुकी हैं पुष्परंजन जी, और अभी भी एक तरफ चुनाव आयोग को जो फटकार लगी, खासकर कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से, कि आप इस वक्त चुनाव करवा रहे हैं तो कोरोना प्रोटोकॉल का, कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसे देखिए। लेकिन दूसरी तरफ जब सर्वदलीय बैठक होती है तो बीजेपी कहती है कि नहीं, चुनाव तो पहले से जैसे अलग अलग फेजेज में होना उसी फेज में हो, जबकि टीएमसी का कहना है कि आने वाले 3 फेजेज के मतदान एक साथ करवाए जाए। क्या कहेंगे ओवरऑल बीजेपी के इस प्रस्ताव पर और चुनाव आयोग के इस निर्णय पर? देखिए, फिल्म थी दुल्हन वही जो पिया मन भाई है, तो यहाँ भी उसी तरह की फिल्म का मंचन एक तरह से हो रहा है, स्क्रीन शो हो रहा है। हम लोग दिन भर वेट करते रहे कि कब चुनाव आयोग की तरफ से ये क्लियर हो कि करना क्या है, लेकिन जिस तरह से साफ साफ बीजेपी ने अपना एजेंडा बनाए रखा है, क्योंकि लगातार अगर उनके नेता जाते हैं मैदान में, लगातार जो शेड्यूल हुआ है, जितने आरक्षियों को उतार देना है वहां, कल ये 8 चरण के चुनाव की वजह भी यही थी, इतना लंबा खींचने की वजह भी यही थी कि सारी ताकत झोंक दो और एक के बाद एक करके किले को धराशायी करो। जो भी पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जो भी इलाके हैं बंगाल के, उसको एक एक करके वहां साधना है। तो ये लक्ष्य है इनका। और देखिए इसमें कितना ममता बनर्जी तक, जो कि सत्तारूढ़, अगर आप देखेंगे केंद्र में ठीक है बीजेपी सत्तारूढ़ है, लेकिन अब राज्य के हिसाब से देखेंगे तो वहां जो सत्तारूढ़ पार्टी है और उसकी जो मुखिया है, जो मुख्यमंत्री है, वो स्वयं कह रहे हैं कि सारे चीज को, सबको एक इकट्ठा करके और एक बार में करा लीजिए, खत्म कीजिए इसका चैप्टर को। कोर्ट तक कह रहा है कि आप अपना प्रोटोकॉल जा रहे हैं उसके अनुसार आप चल नहीं रहे। चुनाव आयोग पता नहीं यहाँ क्यों जाके ढीला पड़ जाता है। वहां पर आयोग अगर ठीक है आपको 8 चरण में ही कराना है तो आयोग सारे इंतजाम करे, एक्चुअल जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एक के बाद एक खतरे के मतलब मुंह में झोंकते जा रहे हैं, मौत के मुंह में लोगों को उस कगार पे खड़े करके फिर उसके बाद चुनाव कराना चाहते हैं। ये तो जिद है, और उस जिद में चुनाव आयोग जैसा इंस्टीट्यूशन भी शामिल अगर हो जाए बीजेपी की जिद में, ये बड़ा अजीबोगरीब लगता है अपने आप में। कुंभ में भी, उस कुंभ में हम लोग बाद में आएंगे, लेकिन कोलकाता में अगर कुंभ से लेके कोलकाता तक की स्थितियां जो हैं, एक केंद्र में बैठा हुआ रिमोट कंट्रोल जो घुमा रहा है, उसके अनुसार अगर आयोग चल रहा है और उसके अनुसार अदालतें चल रही है तो भी बड़ा मुश्किल काम है। अदालत में भी देखिए जो जस्टिस सिस्टम है उसमें भी कलकत्ता हाई कोर्ट का कुछ और कहना है, और फिर आप उससे ऊपर आइएगा तो लगेगा कि चीजें शिथिल हो रही हैं धीरे धीरे। तो बड़ा मुश्किल है कि भाई किस रास्ते पे चलेगा ये सिस्टम, इसको चलाना है। और आने वाले दिनों में वाकई अगर आपको ठीक है चुनाव आयोग की भी अगर बीजेपी की जिद में वो शरीक है तो उसे फिर प्रोटोकॉल के हिसाब से चलना पड़ेगा, वरना ममता बनर्जी ने जो कहा है सॉरी कि बाहर के लोगों को बुलाया जा रहा है, बाहरी लोगों को बुलाना बंद किया, और यहां तक कि उन्होंने गुजरात पे इंगित किया कि गुजरातियों का आना बंद किया, उसकी वजह से कोरोना फैल रहा है। तो ये भी एक तरह से फिर राज्यों के बीच में लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी, एक जगह विशेष के लोगों के बीच में लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी। तो ये भी एक खतरा है अपने आप में, बयानों को जिस तरह से ये बयानों का जो जोखिम लिया जा रहा है। जी, बहुत सारी बातें कह रहे हैं पुष्परंजन जी। इन बातों पे और भी आगे विस्तार से हम चर्चा करेंगे, और अभी सीधे चलना चाहता हूं हमारे साथी भोपाल से जुड़े हुए भारत शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगा। भारत जी, जैसा कह रहे हैं पुष्परंजन जी, और खासकर टीएमसी का और टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी का आरोप है कि जो लोग गुजरात से आए हुए हैं, यानी कि दोनों प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों, इन लोगों के कारण कोरोना ज्यादा फैल रहा है। और एक तो क्योंकि बाहरी लोगों के कारण उस प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में कोरोना का विस्तार हो रहा है। चलिए किसी के कारण भी हो,
लेकिन इस चुनाव के दौरान हम देख रहे हैं, जबकि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए, चुनाव के दौरान जब चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा कर रहा था तो आपको याद होगा ये साफ साफ कहा गया था कि चुनाव कोरोना प्रोटोकॉल के पालन के तहत करवाया जाएगा। लेकिन अब फिर से जब सर्वदलीय बैठक करता है चुनाव आयोग तो वहां पे बातें कुछ और निकल कर आती हैं। हालांकि ये जरूर कहा गया है कि 5 गाड़ियां रहेंगी रैली में, उससे ज्यादा नहीं होंगी, लेकिन जब वर्चुअल रैली की भी गुंजाइश बनती है, जब वर्चुअली लोगों को खुद को इंट्रोड्यूस करने की गुंजाइश बनती है, मतलब प्रत्याशी जो हैं वो खुद को इंट्रोड्यूस कर पाएं, प्रचार प्रसार कर पाएं, ये सारी स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। तो ऐसे में बचे हुए 3 चरणों में कल का जो चरण है, कल जो मतदान होना है सुबह से, वो तो एक अलग है, उसकी तैयारियां हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन इसके बाद के जो 3 फेज हैं उसको आप एक साथ क्यों नहीं करवा सकते हैं? आपको क्या तकलीफ है? बिल्कुल बिल्कुल कराया जा सकता है। और मुझे जो आज बीजेपी ने ये तो कहा कि हम लोग एक संयम बरत कर रखेंगे, लेकिन सवाल ये है कि ये संयम प्रधानमंत्री की रैली या अमित शाह के रोड शो में बढ़ता जाएगा क्या? मुझे जो हमारी कल भी इस विषय पर ये बात हो रही थी कि इन पॉलिटिकल पार्टीज को एक आदर्श प्रस्तुत करते हुए ये विड्रॉ करना चाहिए था, लेकिन बीजेपी जिस तरीके से कर रही है, असल में बीजेपी तो केवल हम बात केवल बंगाल की नहीं करेंगे। आप अगर ओवरऑल परिदृश्य में देखेंगे तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आम लोगों के बीच में फैलाने का काम बीजेपी के नेता करते हैं। बीजेपी के नेताओं के जिस तरीके के स्टेटमेंट आते हैं, जिस तरीके के वो कतई साइंटिफिक नहीं होते, वो लोगों के भावनाओं से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कुंभ को ही लेकर जो मुख्यमंत्री का बयान था, या हम देखते हैं अलग अलग समय जो अलग अलग जो बीजेपी के नेताओं के जो बयान आते हैं, जब कोई ये बयान देता है कि आप गाय के गोबर से लीपिए, कोई ये कहता है कि नहीं आप गौमूत्र कीजिए, कोई जो है फिर वो बाबा रामदेव की दवाइयों का विमोचन हमारे स्वास्थ्य मंत्री करते हैं और ये बताते हैं कि ये WHO ने इसको अप्रूव कर दिया है। तो कुल मिला के जनता के बीच में एक जो कंफ्यूजन फैलाने का जो काम है, आपको बहुत सारे बीजेपी के नेता ऐसे भी मिल जाएंगे जो दवाइयों की व्यवस्था या वो ना करके आपको हवन करते हुए मिल जाएंगे। तो वो ये मैसेज लगातार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को उनका ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप ठीक है, आप पूजा पाठ करिए, आप मंदिरों में जाइए, इससे आपकी कोरोना बच जाएगा। तो सवाल यह है कि आपने 1 साल का ये पूरा समय और इसके पहले आपको आप जो 6-7 साल से जो प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, इस समय जिस तरीके से हेल्थ के बजट को कम किया गया या पूरे हेल्थ के सिस्टम को कोलैप्स किया गया, या आप जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के प्राइवेटाइजेशन करने की जो पूरी जो मुहिम जो सरकार ने चला रखी थी, उससे हुआ ये कि आपका जो अपना सिस्टम था वो सारा का सारा सिस्टम कोलैप्स कर गया है। अब लोग जब मर रहे हैं तो उनको भ्रमित करने का काम बीजेपी के नेता कर रहे हैं, वही ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अगर ये बताएंगे या अगर हम ये कहें कि स्पेशली आप वैसे तो मुंह पर आप कहते हैं कि आप स्वापी बात लीजिए या कुछ भी आप करिए, ये प्रधानमंत्री आपने देखा होगा पिछले पूरे कोरोना काल में कैंपेन करते रहे, लेकिन अब अचानक चेहरे से इन्होंने मास्क क्यों हटाया है? तो ये कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं उन मतदाताओं को कि आप मास्क मत लगाइए, मास्क लगाकर कुछ नहीं होगा। तो ये जो एक जो भ्रम फैलाने की जो बीजेपी की कोशिश जो लीडर्स करते हैं, मुझे लगता है ये ज्यादा खतरनाक है और इसको लेकर अब मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी स्तर पर कोई कार्रवाई इन नेताओं के ऊपर होना चाहिए, जिससे, क्योंकि ये सीधे सीधे जो प्रोटोकॉल है, भाई आपने मीडिया के ऊपर जो प्रतिबंध लगा रखा है कि मीडिया तो एक्चुअल रिपोर्टिंग भी नहीं कर सकता कोरोना की, है ना, लेकिन ये जो भ्रम जो फैलाने की कोशिश करते हैं बीजेपी के नेता, इनके ऊपर भी मुझे लगता है कि कार्रवाइयां होना चाहिए। और ये जो है, अब अगर पूरे देश की अगर आप बात कर रहे हैं और पूरे देश में जिस तरीके से आप पूरी एक्टिविटीज को बंद कर रहे हैं, तो फिर वही सवाल उठेगा कि आखिर फिर चुनाव में क्यों नहीं ये व्यवस्थाएं होंगी। बहुत सारी बातें कह रहे हैं भारत जी, लेकिन
सीधे अब अमलेंदु जी आपके पास आना चाहूंगा। आप सुन रहे होंगे अमलेंदु जी, आवाज हमारी आ रही होगी शायद आप तक। बहुत सारे साथी भी जुड़े हुए हैं, उनके विचार उनके सवाल भी लेंगे, लेकिन आपके पास भी सबसे पहले फटाफट आना चाहूंगा। जो स्थितियां परिस्थितियां हैं, ऐसी परिस्थितियों में हम देख रहे हैं कि एक तरफ चुनाव आयोग जो है चुनाव कराने की जिद पर अड़ा हुआ है। आप चुनाव करवाइए, लेकिन चुनाव आप जब 234 सीटों के लिए मतदान एक दिन में, यानी तमिलनाडु का मतदान एक दिन में करवा सकते हैं, तो बचे हुए 3 फेज में बहुत ही कम अब आंकड़े देखिए, 135 सीटों पे मतदान पश्चिम बंगाल में करवा चुका है चुनाव आयोग। अब 45 सीटों पे कल मतदान होना है, यानी 135 प्लस 45 सीधा का सीधा 190 सीटें हो जाती हैं, माफ करें 180 सीटें हो जाती हैं। अब इसके बाद जो बचती हैं सीटें, वो 294 में से 180 सीटें निकल गई, तो 114 सीटें जो बचती हैं, इन 114 सीटों को क्या आप एक साथ चुनाव नहीं करवा सकते हैं? अमलेंदु जी, एक बड़ा सवाल ये है, आंकड़ों के आधार पर बात कर रहा हूं, और ऐसा भी नहीं है कि दूर दूर में है ये सब एक साथ हैं। ये जो एरिया पूरा धीरे धीरे उत्तर की ओर जैसे जैसे चुनाव बढ़ रहा है, उस आधार पे भी आप देखें तो पश्चिम बंगाल का चुनाव अब 110 सीटों पे जो बचा हुआ है वो एक साथ करवाया जा सकता है, थोड़ी बहुत तैयारियों के साथ में। अब 17 तारीख के बाद का जो चुनाव होना है, उस चुनाव को आप उसके बाद वाले फेज में करवा दीजिए, एक साथ करवा लीजिए। खैर, आप नहीं करवाएंगे, इसलिए नहीं करवाएंगे क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती है कि एक साथ चुनाव हो। बीजेपी के नेता स्वपन दास गुप्ता आज गए थे जब सर्वदलीय बैठक में, वो आए वहां से, और आए नहीं, वहीं पर उन्होंने जो अपनी दलीलें दी हैं, बहुत ही आश्चर्यजनक दलीलें दी हैं। उनका कहना है सीधा सीधा कि चुनाव अगर एक साथ आप करवाएंगे तो कई प्रत्याशियों के, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो मतदाताओं तक नहीं पहुंच पाएंगे, अपनी बात नहीं पहुंचा पाएंगे। उसके लिए जरूरी है कि उनको समय मिले, और समय के लिए जरूरी है कि 3 फेज में मतदान हो। अपनी अपनी दलीलें हैं। स्वपन दास गुप्ता जी पत्रकार रह चुके हैं, आप जानते हैं। उसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, बीजेपी से वो राज्यसभा में गए, राज्यसभा से फिर अब वो इस्तीफा देकर के और चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनकी ये दलील है, कितनी उचित दलील है ये आप सब समझ सकते हैं। लेकिन इस कोरोना महाकाल में एक और भी जो पहलू है उसको टच करने की जरूरत है। अमलेंदु जी, एक तरफ चुनाव, दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि कुंभ का आयोजन हो रहा है। अब देखिए दोहरा चरित्र कैसे होता है। कुंभ का आयोजन कर रहे हैं, वहां के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि चूंकि कुंभ का आयोजन खुले में हो रहा है इसलिए कोरोना नहीं होगा, जबकि धीरे धीरे वहां कोरोना की संख्या, मतलब कोरोना से पीड़ित लोगों की संख्या हरिद्वार में बढ़ रही है। आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, ये भी तथ्य आ रहे हैं सामने, लेकिन संख्या बढ़ रही है। दूसरी तरफ जब किसी धार्मिक आयोजन की बात होती है, मरकज की बात होती है, इन दिनों रमजान का महीना है और उसके लिए नमाज अता करने की बात होती है, तो आप 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। आखिर इस देश में अमलेंदु जी, 2 तरह का, एक ही देश में 2 अलग अलग तरह के नियम क्यों लागू होते हैं, और इन सारी बातों को जनता जानती है फिर भी विद्रोह या विरोध क्यों नहीं होता है? सबसे बड़ा सवाल है। इसी से आपके साथ आना चाहूंगा और इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहूंगा। देखिए, इसमें आपने 3-4 सवाल पूछे, मुझे लगता है कि सिलसिलेवार सबका जवाब देना चाहिए। एक तो जहां तक स्वपनदास गुप्ता का सवाल है कि वो पत्रकार रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी में थे, बाद में छोड़ के वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए जब उनको भारतीय जनता पार्टी में नौकरी मिली। तो भारतीय जनता पार्टी में पहले भी थे, जब वो पत्रकार थे तब भी भारतीय जनता पार्टी में थे। तो इसलिए उनकी दलीलें पत्रकार की हैसियत से कभी नहीं मानी जानी चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी के नौकर की हैसियत से उनकी जो है वो मानी जानी चाहिए दलीलें। वही वो आज दलीलें दे रहे हैं। जिस व्यक्ति के पास, मतलब जिस पार्टी के पास इतना बड़ा स्टार प्रचारक हो, नरेंद्र मोदी जैसा, उसके प्रत्याशियों को अगर घर घर तक जाकर के समय चाहिए वोट मांगने के लिए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? मुझे लगता है कि स्वपनदास गुप्ता सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैसियत जो थे उस पर प्रश्न चिन्ह लगाए आए हैं इस तरीके की तर्क देकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी सीधी लोगों तक अपील है, और मतलब प्रधानमंत्री की अपील के बाद मुझे नहीं लगता है किसी प्रत्याशी के नाम पे जो है कहीं कुछ वोट मिलेगा। जो भी वोट मिलेगा वो प्रधानमंत्री के नाम पे मिलेगा। तो स्वपनदास गुप्ता पहले ये स्पष्ट करें, मुझे लगता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील नहीं रही जनता के बीच में, ये वो स्वीकार करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज चुनाव आयोग को लेकर के है। हम लोग जैसे कल भी चर्चा कर रहे थे कि ये भाजपा आयोग बन चुका है, और मतलब जितना शरण जो है चुनाव आयोग का इस समय हुआ है उतना किसी का नहीं हुआ। मतलब खुल्लम खुल्ला एक तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी के नौकर की हैसियत से मुझे लगता है कि चुनाव आयोग इस समय काम कर रहा है। जो दलीलें चुनाव आयोग की तरफ से दी जा रही है वो बिल्कुल कहा जाए थोथी दलीलें हैं एक तरीके से।
तमिलनाडु में भी एक साथ चुनाव करा सकते हैं, तो यहां आप जो है एक साथ चुनाव मतलब क्यों नहीं करवा सकते? भी ठीक है, अगर स्वतंत्रता गुप्ता चाहते हैं कि उनके प्रत्याशी को ज्यादा समय मिले चुनाव में जाने के लिए, तो ठीक है, बाकी के जो 2 फेज हैं उनको भी आप तीसरे फेज सब करा दीजिए, तो और ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समय मिल जाएगा चुनाव प्रचार करने के लिए। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि भाई अगले फेज में आप जो तीसरे चुनाव करा दीजिए, उसका भी चुनाव करवा दीजिए। भाई जो बाकी के जो 3 चुनाव बचे हैं उनमें से जो बाकी के जो 2 हैं उनको तीसरे के साथ करा दीजिए, 29 अप्रैल को आप करा दीजिए सबको एक साथ। तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी उनको और समय मिल जाएगा जनता के पास जाने के लिए। और चुनाव आयोग से ये सवाल भी किया जाना चाहिए और स्वतंत्रता गुप्ता से भी किया जाना चाहिए कि इसके बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती और 10 सीटें अगर नहीं आती हैं, तब क्या होगा? मतलब आप पूरे देश को जो है आप एटम बम के बुहाने पर रख करके जो है आप उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आपकी सरकार बन जाए। सरकार बन जाएगी, जहां जहां बन गई है वहां की सरकार ने आपने क्या हाल कर दिया है? उत्तर प्रदेश में क्या हाल किया हुआ है आपने? प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में ही वादा करके गए थे कि जगह जगह शमशान बनेंगे, वो जगह जगह शमशान बन रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही है कुल मिलाकर। तो ये जो है, अच्छा फिर मतलब जो जिस पार्टी का नारा हो, मतलब जो प्रधानमंत्री कहते रहे हो 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक देश एक संविधान, एक देश एक विधान, तो उसको एक साथ चुनाव कराने में दिक्कत क्या है? ये सवाल तो सुब्रदास गुप्ता जो है वो प्रधानमंत्री से पूछे, कहे प्रधानमंत्री से कि आगे से आप एक 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात मत कीजिएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री को मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है पहले एक सेंसस कर लेना चाहिए कि आपस में जो है एक राय बना लेनी चाहिए कि एक देश एक चुनाव होगा कि नहीं होगा। और अगर एक देश एक चुनाव का प्रधानमंत्री के नारे पे अगर प्रधानमंत्री अभी भी कायम है, तो पश्चिम बंगाल में एक साथ चुनाव कराने में कोई दिक्कत नहीं है, आप एक साथ करें। अब जहां तक कोरोना का सवाल है, मरकज को लेकर के और कुंभ को लेकर के, तो फिर जो है भारतीय जनता पार्टी को और उनके भक्तों को कोई मिला नहीं है मुसलमान जिसके ऊपर जो थोपा जा सके कि कोरोना ये फैला रहा है। और बहुत शिद्दत के साथ उनको तलाश होगी कि कोई एक किसी तरीके से मिल जाए तो उस पर थोपा जाए। तबलीगी जमात पे मिल गया। अब मुख्यमंत्री कह रहे थे तबलीगी जमात का कार्यक्रम था वो बंद में था, कोरोना खुले में हो रहा है। 2500 से ज्यादा केसेस तो रिपोर्ट हो चुकी कोरोना कुंभ में, और इन्होंने डुबकियां भी लगाई होंगी। और ये कहा जा रहा है कि 21 लाख जो है वो करीब लोग कुंभ में पहुंचे हैं जब डुबकी लगाने के लिए। कहीं कोई नॉर्म्स का पालन नहीं हुआ है। अब ये 21 लाख लोग जब लौट के पहुंचेंगे तो इनमें से कितने कोरोना संक्रमित होंगे और ये कितना जाकर फैलाएंगे ये देखा जा सकता है। मतलब कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड सरकार ने और केंद्र सरकार ने इस पूरे देश को जो है कोरोना के आइटम बम में धकेल दिया है। एक तरीके से ये कहा जाए, ये जो दोहरा चरित्र है इनका, ये देश के लिए बहुत खतरनाक साबित होने वाला है। और मतलब पूरे देश से जो भयावह खबरें आ रही हैं वो बहुत ही विचलित करने वाली हैं। और मुझे नहीं लगता कि मतलब प्रधानमंत्री जो है उनको रात को नींद कैसे आती है इन सारी खबरों को देखने के बाद। मतलब प्रधानमंत्री के अंदर का मनुष्य जिंदा है कि नहीं है, ये सवाल उठने वाली चीज है। मतलब अगर आप खबरें देखने के लिए खड़े हो जाइए तो कहां पूरी तरीके से। बिल्कुल अमलेंदु जी, बहुत सारी बातें हैं जिस पे चर्चा हम करेंगे। बहुत सारे साथी भी जुड़े हैं जो अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, कुछ साथियों के विचार भी रख लें हम। रफीक पूनावाला हैं, फिर अर्जुन कुमार हमारे साथ बने हुए हैं, सरफराज बने हुए हैं, रतन उपाध्याय हैं जो कह रहे हैं कि नीरव को लाने के कारण है चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए कि अभी भी बंगाल जीत जाए पर जीतेंगे नहीं। ललित पतेरिया कह रहे हैं कि राजीव जी डिबेट में निष्पक्षता के साथ चर्चा कराई जाती है जो कि कहीं न कहीं वास्तविक पत्रकारिता को जीवंत रखती है। बहुत धन्यवाद ललित जी। और महफूज आलम कह रहे हैं वोटिंग जब तक बैलेट से नहीं होगी ईसी बीजेपी सर्वेंट है। वैभव कोकारे कह रहे हैं कि देश भाईचारे से चलेगा, बाबा साहब के संविधान से चलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चंद्रहास चंद्रा जी कह रहे हैं समझ में नहीं आता कि चुनाव आयोग चाहता क्या है। क्या चुनाव आयोग को कोरोना फैलते देख नहीं रहा है, शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मोहम्मद इसाक हैं, नमस्कार कह रहे हैं। सुहेल अहमद हैं, इसी मोदी का तोता कह रहे हैं। रफीक पूनावाला लगातार हैं। रतन उपाध्याय कह रहे हैं मुझे तो लगता है कि इलेक्शन कमीशन भी बीजेपी के हाथों की कठपुतली बन गया है। इम्तियाज हैं, फेकू जी आदाब क्या पिटवाएंगे लिख रहे हैं। फिर जेफरी डिसिल्वा हैं जो लिख रहे हैं कि बीजेपी पार्टी डोंट केयर अबाउट पीपल, कोविड इज टेकिंग सो मेनी लाइव्स। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इम्तियाज हैं जो टैगोर 2 का कोई नया मंत्र नहीं आ रहा है।
रतन उपाध्याय भी बने हुए हैं, बाबा फेंकू हमारे साथ बने हुए हैं, जो कह रहे हैं जहां फेंकू ने रैली नहीं की है वहां चुनाव नहीं करवाएगा इलेक्शन कमीशन। तारिक सिद्दीकी भी हैं, लिख रहे हैं इलेक्शन कमीशन बीजेपी का पालतू है। ओम प्रकाश शास्त्री, मिलन महाराज कह रहे हैं भ्रामक बातों में प्रथम श्रेणी स्थान ले लिया है बीजेपी। रतन उपाध्याय, कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो होना चाहिए लिख रहे हैं। रमेश सिंह कह रहे हैं कि बीजेपी और चुनाव आयोग का ये निर्णय देश को गंभीर संकट में ढकेल रहा है, लेकिन हिंदुस्तान की जनता एक दिन भाजपा को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चंद्रहास चंद्रा, बीजेपी आप सबको मेरा सादर नमस्कार कह रहे हैं, बहुत धन्यवाद आपको भी नमस्कार। ऐसे तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वाजिद आलम भी जुड़े हुए हैं, उदय सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं, जो लिख रहे हैं बंगाल में यदि ममता बनर्जी की सरकार वापस आएगी तो बीजेपी कोरोना प्रोटोकॉल और कोरोना आंकड़ों पर ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा करेगी। जमीनी स्थिति यही है कि ममता की सरकार वापस आएगी भले ही सीटें कम हों, यह कहना है उदय सिंह जी का। राजू अंसारी हेलो कह रहे हैं। भूपेंद्र पारेख हमारे साथ हैं, जो कह रहे हैं बीजेपी वाई डोंट स्टॉप इलेक्शन इन यूपी। इम्तियाज भी हैं, इलेक्शन कमीशन को आदेश नागपुर से आता रहा है लिख रहे हैं। वाजिद भी हैं हमारे साथ बने हुए हैं। जयप्रकाश कलासुआ हमारे साथ में हैं, जो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना जरूरी है, क्योंकि यदि चुनाव आयोग ममता बनर्जी पर बैन लगा सकता है तो बीजेपी के नेताओं पर क्यों नहीं। महफूज आलम भी हमारे साथ, वाजिब भी, तमाम साथी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय सिंह बने हुए हैं, दुष्यंत कुमार सिंह कह रहे हैं शर्म करो पीएम। उसके अलावा दुष्यंत कुमार लगातार बने हुए हैं ही, रफीक हैं, तमाम साथी बने हुए हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, अपने विचार लिखते रहिए, अपने कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को लिखिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा दोस्तों इस वक्त हम कर रहे हैं कि चुनाव आयोग एक तरफ सर्वदलीय बैठक करता है, ऑल पार्टी मीट करता है कोलकाता में, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है वहां पर, कि आगे चुनाव कैसे करवाया जाए। ये तब करता है जब कोलकाता हाई कोर्ट ने फटकार लगाई चुनाव आयोग की कि आखिर क्यों नहीं आप कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवा रहे हैं। कोरोना की स्थिति जिस प्रकार भयावह होती जा रही है, आज भी दोस्तों देखिए 2 लाख से ज्यादा केसेस आए हैं, हर दिन लगभग 10% मरीज बढ़ रहे हैं। ऐसे में 8 से 10% मरीज अगर रोज बढ़ते रहें तो हमारी स्थिति आने वाले महीने भर में क्या होगी, ये समझने की जरूरत है। एक दहशत का आलम है, कई जगह कहा जा रहा है बेड्स नहीं हैं। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पे कोरोना के बहुत ज्यादा मरीज इस वक्त हैं। और ऐसे में अगर परिस्थितियां भयावह हो रही हैं तो सरकार को चिंता करना चाहिए, लेकिन सरकार मस्त है चुनाव करवाने में और अपनी अपनी बातें जो हैं। और चुनाव ही नहीं, कुंभ का आयोजन भी हो रहा है बड़े शान के साथ, और कहा जा रहा है कि गंगा मैया में आप डुबकी लगा लीजिए, आपको कोरोना नहीं होगा। तो सवाल यही उठता है कि आखिर आप चाहते क्या हैं? इस देश की जनता को क्या आप मूर्ख समझ बैठे हैं? हर तरह से आप लॉकडाउन एनफोर्स कीजिए, लॉकडाउन आप हमारे ऊपर थोपिए, हम उसको मानेंगे। आप कहिए कि नहीं जी आज शाम 7 बजे निकलकर ताली बजाइए, वो भी बजाएंगे, थाली पीटिए, वो भी पीटेंगे, दिए जलाइए, वो भी करेंगे, सब कुछ आप हमसे करवाइए, लेकिन आप अपना काम मत कीजिए। आप जिस वक्त, जैसा अभी अमलेंदु जी हमारे साथी कह रहे थे कि जब बात होनी चाहिए थी कि इस देश में स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराएंगे, हॉस्पिटल्स बनाएंगे, उस वक्त कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में हम शमशान बनाएंगे। ये कब्रिस्तान और शमशान वाली बात आप याद कीजिए दोस्तों। जब आज से 5 साल पहले, 5 साल नहीं 4 साल पहले जब चुनाव की घड़ी थी तो शमशान बनाम कब्रिस्तान की बात होती थी। उस समय जो उम्मीदवार थे बीजेपी के या बड़े लीडर थे, वो ये नहीं कहते थे कि नहीं जी हम स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराएंगे ताकि कम शमशान और कम कब्रिस्तान की जरूरत पड़े, लोगों की जो उम्र है वो बढ़े, लोग सुरक्षित महसूस करें इस देश में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आज स्थितियां ये हैं कि शमशान और कब्रिस्तान दोनों कम पड़ते जा रहे हैं और इन्हें शर्म नहीं आती है। क्या कहेंगे पुष्परंजन जी? देखिए, एक सवाल है राजीव जी, आप भी थोड़ी क्लैरिफाई कीजिए, बाकी लोग भी कर सकते हैं। क्या इलेक्शन कमीशन जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है बंगाल में, उसको ही एग्जीक्यूट करेगा या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी सीएम के कंट्रोल में है? अगर सीएम के कंट्रोल में है स्थानीय प्रशासन, कोई भी काम, थाना, लोकल थाना, अगर सीएम के कंट्रोल में है, वहां की पुलिस के कंट्रोल में है, तो ये लोग कोरोना के हिस्से हैं, उसे क्यों नहीं एग्जीक्यूट कर सकते हैं? ममता बनर्जी अलग से कोई प्रोटोकॉल क्यों नहीं लागू कर सकती है वहां पर? मेरा प्रश्न ये है
कि अगर ये कर सकते हैं तो ममता बनर्जी को स्वयं आगे बढ़ के, इसमें चुनाव आयोग भी आड़े मुझे अगर आता है तो चुनाव आयोग के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि इन्हें चाहिए था कि कोई भी अगर उनको लगता है तो धारा 144 लागू करवाएं वहां पर। आप वहां पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो, आप रैली एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो उस पर कोरोना नॉर्म्स के हिसाब से आयत करें, और वहां पर तमाम चीज। अगर वो चुनाव आयोग टोटल पावर को सीज करके चल रहा है तब तो ये सवाल मेरा करना बेकार है। पहले ये क्लैरिफाई हो जाए, फिर मैं कुंभ पे आता हूं। जी, मैंने आपसे ही सवाल मुझे लगता है आप ये कोई भी जो पैनल में है जी, नहीं आप ये पैनल में कोई भी इसको क्लैरिफाई पहले कर दे, फिर मैं कुंभ पे आ जाता हूं। भारत जी, देखिए अभी आप सुन रहे थे, हमारी बात भी सुनी आपने, और आपने बात सुनी पुष्परंजन जी की भी। ओवरऑल हम पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं पहले, और कुंभ की बात भी साथ साथ कर रहे हैं, और सीधा का सीधा जो दहशत का माहौल है, और इस माहौल में आप जान रहे हैं कि जो स्थितियां होनी चाहिए, और आपको मतलब इस देश के जो हुक्मरान हैं उन लोगों को पूरा का पूरा 1 साल मिला। पिछले साल यही मार्च अप्रैल का महीना था जब देश में हाहाकार का आलम था, कोरोना को लेकर के एक भय बना हुआ था, लोग अपने अपने घरों की ओर भाग रहे थे, देश में लॉकडाउन एनफोर्स कर दिया गया था उस समय, आप याद कीजिए। और आज फिर वही स्थिति है, साल भर बाद कुछ नहीं बदला सिर्फ यही है कि पहले से ज्यादा दहशत हो गई है, बढ़ गई है, लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, लोग मर रहे हैं, लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है और दफनाने के लिए जमीनें नहीं बची हैं। क्या कहेंगे ओवरऑल? इसके बाद भी आप चाहते हैं कि चुनाव समय पे हो, और यही नहीं देखिए मैंने बात ही नहीं, इसके बाद भी आप अपनी बातों पे ही अड़े हुए हैं, आप अपनी मनमानी करने पर तुले हुए हैं। असल में दूसरा जो सवाल उठाया है वो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, और ये बात वो सही बात है कि पूरा जो सिस्टम है वो राज्य सरकार का ही है, लेकिन पर्यवेक्षक के तौर पर इन्होंने बाहर प्रदेश के दूसरे जो IAS ऑफिसर्स हैं या दूसरे उनको भी बुलाया है वहां पर देखने के लिए। लेकिन पुष्परंजन जी, इसमें मेरा जो अपना सवाल है वो सिर्फ ये है कि आप जो बात कह रहे हैं वो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण बात है कि राज्य सरकार अगर चाहे तो धारा 144 जिस तरीके से आपने देश के दूसरे राज्यों में लगा दी, पेनाल्टी करे। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, अमित शाह पर पेनाल्टी करे, जो लोग रैली में आ रहे हैं अगर मास्क नहीं लगा रहे हैं तो उन पे जुर्माना करे, केस दर्ज करे, उनके खिलाफ FIR करे। इतना तो ममता बनर्जी कर सकती है राज्य सरकार के मुखिया की हैसियत से। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसमें मेरा सिर्फ एक जो हस्तक्षेप है वो सिर्फ ये है कि इसके लिए जरूरी है कि ममता बनर्जी को भी जो लालच है चुनाव प्रचार का वो छोड़ना पड़ेगा, उन्हें भी सुधरना पड़ेगा। हाँ, उनको भी सुधरना पड़ेगा। जैसे CPM ने वहां पर इनिशिएट करते हुए ये कह दिया कि हाँ भाई हम आप कोई रैली नहीं करेंगे, कोई बड़ी मास गैदरिंग नहीं करेंगे, यही जो चीज है ये ममता बनर्जी को भी बोलना चाहिए। ये बात कल भी हो रही थी, तो कल भी हम लोगों ने यही बात उठाई थी कि विपक्ष जितना है, ठीक है बीजेपी अकेली चुनाव प्रचार करती रहे ना, विपक्ष को कम से कम अपने आप को समेट तो आप लोगों के बीच में एक मैसेज डाल सकते हैं कि हाँ भाई पॉलिटिकल पार्टीज ये गंभीर है जिन्होंने अपने आप को विड्रॉ किया और उसके बाद ये लोगों की जिंदगी बचाने के लिए ये काम कर रहे हैं। ये जो आप जो बात कर रहे हैं निश्चित तौर पर वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अब मैं इस पे आ रहा हूँ, हाँ प्लीज मैं यहाँ जोड़ दूंगा एक चीज। ममता बनर्जी इस समय सिर्फ नाम की मुख्यमंत्री हैं, प्रशासनिक सारी शक्तियां चुनाव आयोग के पास हैं। ममता बनर्जी इस समय एक सिपाही का भी ट्रांसफर नहीं कर सकती हैं, और आप मतलब देखिए उनका DGP जो है उस तक को जो चुनाव आयोग ने बदल दिया। मतलब ममता बनर्जी अपनी FIR लॉन्च नहीं करा सकती हैं अपने ऊपर हमले की। तो सारी चीजें इस समय चुनाव आयोग के पास में, जितने पर्यवेक्षक भेजे गए हैं सारी चीजें वो देख रहे हैं। DM इस समय चुनाव आयोग को रिपोर्ट कर रहा है। इस समय कोई भी मतलब चीज जो है वो राज्य सरकार को रिपोर्ट नहीं की जा रही है कुल मिला के। और यही स्थिति चुनाव मतलब जिस समय चुनाव होती है उस समय हर जगह होती है। तो इस समय सारी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग को इस जिम्मेदारी से बरी नहीं किया। ममता बनर्जी अपने लाभ उनके हो सकते हैं,
वो भी राजनीति कर सकती है, वो सारी चीजें ठीक है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि ये प्रशासनिक व्यवस्था की जिम्मेदारी है, ये सब कुछ इस समय चुनाव आयोग के पास में है, और इसलिए चुनाव आयोग के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ममता बनर्जी चाह करके भी अमित शाह के ऊपर फाइन नहीं कर सकती। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब मैं कुंभ पे आऊं, इजाजत? जी 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 जी। एक वहां पर पंच निर्वाणी अखाड़ा है, वहां के महामंडलेश्वर कपिल देवदास जी जो हैं वो बैकुंठ धाम चले गए हो कोरोना की वजह से, खबर आप सबों को मिली होगी। और उन जैसे कई बहुत ज्यादा संक्रमित हैं, बहुत हालत खराब है। ये तो एक सरकारी बयान जैसे आ रहा है कि 2-2.5 हजार लोग उसमें संक्रमित हो गए हैं। ये डाटा एक्चुअल डाटा है तो पता चले कि 30-40 हजार का रेशियो होना चाहिए। जिस तरह की भीड़ थी और जिस तरह से डाटा छुपाया जा रहा है, अब मजबूरी क्या है? ये क्यों चाह रहे हैं कि उन चीजों में फंसे रहे हैं? आने वाले दिनों में उत्तराखंड में भी चुनाव है, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव चल रहा है, उसके बाद फिर राज्य चुनाव भी है, विधानसभा चुनाव। तो ये कंटिन्यूटी हिंदू वोट बैंक और खासकर ये कहीं से भी नहीं चाह रहे हैं कि इनके साथ हम कोई कड़ाई बरते हैं। ये कड़ाई करेंगे इनको नुकसान पहुंचेगा, इसलिए कड़ाई के बदले में ढिलाई बरत रहे हैं। यहाँ पे उल्टा हो रहा है। ये मोदी जी कहते हैं ना कि कोरोना के साथ कोई ढिलाई नहीं, कड़ाई बरती है। तो यहाँ ढिलाई बरती है क्योंकि आपको सत्ता में बने रहना है, ये आपको आना है। आप कड़ाई बरतिए, आप फंस जाइएगा, सारे संत आपसे नाराज हो जाएंगे और वहां पर युद्ध जैसी स्थिति हो जाएगी। आपस में अखाड़ों में ही झंझट शुरू हो गया है। जैसे निरंजनी अखाड़ा ने कहा कि हम विड्रॉ करते हैं, हम यहाँ कुंभ इस अध्याय को बंद किया जाए, तो दूसरे अखाड़े वाले उनको अब घर से निकालने की तैयारी हो रही है कि निकलो तुम हमारे समाज से। मतलब वहां भी एक तरह से बहुत ज्यादा आपस में गुत्थम गुत्था है संत समाज जो तथाकथित है वहां पर। तो कहने का मतलब ये है कि आप संतों को समझा नहीं पा रहे हैं, या तो संत सरकार को कंट्रोल कर रहे हैं या सरकार संत को क्या कि एक तरह से जैसे जिस इशारे पे नाचना है। क्योंकि आपको उत्तराखंड का चुनाव जो है उन्हीं के बूते आपको लगता है कि हम बेड़ा पार कर जाएंगे। और मुझे लगता है कि जिस तरह से ये दूसरा कोई मौलाना साहब नहीं ढूंढ पा रहे हैं और चाह के भी इस बार डाइवर्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब ये एक्सपोज हो चुके हैं। हरिद्वार कुंभ नहीं होता तो एक्सपोज नहीं होते, शायद ये चल जाता, ये कुछ दिन तक ये भ्रम चलता रहता। हरिद्वार के कुंभ में जो कुछ हुआ है पिछले 48-72 घंटे में, इससे ये लोग खुद एक्सपोज हो गए हैं। और उसी तरह से आंध्र में एक जगह है, कुंडू जिला है, वहां पर 2 दिन पहले गोबर युद्ध हो रहा था। गोबर के गोईठा जो होता है, जो काउ डंग केक जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, गोईठा से पहले एक रीति रिवाज चलता है, हर साल होता है वहां पर। उस रीति रिवाज के अनुसार एक देवी वहां पर जो स्थानीय देवी हैं, उनके विवाह उत्सव को लेके गोईठा युद्ध हुआ और उसमें लोग एक दूसरे को पटक रहे हैं गोबर में। पहले गोईठा से मारा पीटी हुई, फिर उसके बाद गोबर में लिथेड़ रहे हैं एक दूसरे को। ये धर्म जो है, आपको होश नहीं है कि कितना बड़ा ये जो लहर आपकी पिछली बार ये कोरोना पार्ट 2 है, वो भयानक है, भयावह है अपने आप में। इसका भी डर नहीं है और आप सरकार मूक दर्शक बैठी हुई है हर बात में। अब हम केवल सरकार को ही नहीं, लोग भी इसके लिए जिम्मेदार है। कुंभ में जो हुआ है उससे किसी को सहानुभूति नहीं हो सकती। जो आदमी एकदम धर्मनिरपेक्ष तरीके से या जो एकदम इन चीजों से हट के सोचता हो, उसे उस मृत्यु से भी सहानुभूति नहीं होगी। कि आग में कोई कूदना चाहता है और अपने साथ साथ कई हजार कई लाख लोगों को भी खतरे में डाल रहा है, वैसे लोगों से सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। वो स्वामी जी जो बैकुंठ धाम गए हैं, मैं निजी रूप से पूरी जिम्मेदारी से आपके चैनल पर बोल रहा हूं कि मुझे कोई सहानुभूति नहीं है, ऐसे लोगों से वो भी नहीं सकती है। जी, अब कुछ सवाल हैं, कुछ विचार हैं हमारे दोस्तों के, वो भी लेना चाहता हूं। दानिश हैं जो MIM लिख रहे हैं, वो दानिश खान लगातार AIMIM के सपोर्ट में लिखते रहते हैं।
अभी भी हैं, जिंदाबाद लिख रहे हैं। मदीना का मुसाफिर कह रहे हैं बंगाल से बीजेपी अब 2024 की दिशा राजनीति होगी, तय होगी। अकबर अली हैं जो बीजेपी प्रत्याशी झूठ है लिख रहे हैं। तमाम साथी, आफसा खां जुड़ गई हैं हमारे साथ जो लिख रही हैं यहाँ की सरकार खुद संत बन चुकी है, संतों को क्या समझेंगे। बिल्कुल सही। फिर बद्री विशाल भी हैं हमारे साथ जो कह रहे हैं किसानों को हटाने के लिए, जनता को शांत करने के लिए बीजेपी सरकार की तरफ से भाइयों बहनों कोरोना की दूसरी लहर आई, आप लोग सूझबूझ से काम लीजिए, इनका कहना है। ये खासकर किसानों के लिए कह रहे हैं। रतन उपाध्याय हैं जो कह रहे हैं अरे मोदी सरकार तो शुरू से ही रामदेव की फर्जी दवाई बेचने के चक्कर में लगी है, ये क्या देश की जनता के लिए सोचेंगे। पल्लव कुमार भी हैं, बीजेपी संकट में है लिख रहे हैं। फिर मोहम्मद असगर हैं, अंकित सिंह हमारे साथ बने हुए हैं जो लिख रहे हैं कि एकदम सही पकड़ा है आपने। फिर राजेंद्र प्रसाद हैं जो कह रहे हैं इंडियन पॉलिटिक्स दो धारों में बढ़ चुकी है, एक मेजोरिटी में दूसरा माइनॉरिटी में। इसी तरह विनोद कुमार लिख रहे हैं चुनाव आयोग अब बीजेपी आयोग बन गया है। तमाम साथी अलग अलग बातें। मदीना का मुसाफिर भी, मोहम्मद हामिद खान, टू बी ओसामा खान लिख रहे हैं कि बीजेपी वालों को सिर्फ सवाल करना आता है, जवाब देना नहीं आता। वादे दे तो बड़े बड़े हैं लेकिन मगर उन्होंने क्या काम किया है, देश को नीचे ले जा रहे हैं। आफसा खान लिख रही हैं कि समझ में नहीं आता कि मोदी जी बोलें या ढोंगी जी बोलें, कभी टोपी के कारण के नाम पर वोट मांगते हैं तो कभी दाढ़ी के नाम पर। ढोंगी जी, जनता जाग चुकी है, अब आपको थोड़े दिन तक रेस्ट करना चाहिए। फिर रेहान महमूदी बने हुए हैं, अंकित लगातार बने हुए हैं, कई सारे साथी बने हुए हैं, गोल्डन स्टीन, फिर घनश्याम चंद्रा भी हमारे साथ बने, राजेंद्र प्रसाद बने हुए हैं। शहनवाज खान लिख रहे हैं कि वैसे तो मैं कोई भी नेशनल टीवी चैनल नहीं देखता हूं लेकिन टीवी डिजिटल जरूर देखता हूं और जिस दिन मैं नहीं देख पाता हूं उस दिन डाउनलोड करके देखता हूं। उसकी एक वजह है कि आप लोग सच्चे पत्रकार की तरह बात करते हैं। बहुत धन्यवाद आप सबको कि आप तारीफ करते हैं तो अच्छा लगता है और हमारी कोशिश रहती है, इससे जिम्मेदारियां दोस्तों और बढ़ जाती है। आपकी तारीफ तो अच्छी लगती है लेकिन साथ साथ बोझ ये भी बढ़ता है कि इस तारीफ को बरकरार रखा जाए, आगे आप तारीफ जो है अपनी तरफ से खींच न लें और हमारी बुराई न करने लगे। इसके लिए और ज्यादा से ज्यादा हम काम करना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा सच्ची पत्रकारिता करना चाहते हैं, यही हमारा उसूल है। और जैसा कि कल भी मैं कह रहा था कि देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के संविधान की रक्षा करने के लिए और उसके उसूलों का पालन करने के लिए हम पत्रकारिता करते हैं। और अगर किसी को लगता है कि ये गलत कर रहे हैं तो हाँ, मैं गलत हूं, हम गलत हैं, लेकिन अगर आप सच्चाई से गहराई से सोचें तो लोकतंत्र के हिसाब से इस देश के जनहित के लिए, इस देश हित के लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो वही सच्ची पत्रकारिता है और वही आपका राष्ट्रभक्ति अगर कह लें, जो कि बहुत ज्यादा व्याप्त है इस वक्त। जब भी जिधर देखिए उधर राष्ट्रभक्ति की बात होती है तो राष्ट्रभक्ति भी वही है, क्योंकि राष्ट्र की भक्ति यानी राष्ट्र के नीति निर्माताओं के द्वारा बनाए गए इस संविधान की भक्ति अगर आप करते हैं तो यही सबसे बड़ी भक्ति है, वही सबसे बड़ा भक्त है इस देश के लिए और वही हम करते हैं। तो दोस्तों बढ़ेंगे आगे, थोड़ी सी चर्चा पत्रकारिता की हो जाती है, आप लोगों जैसे अच्छे लोगों के अच्छे विचार आ जाते हैं और थोड़ी तारीफ की बातें हो जाती हैं तो लगता है कि निष्पक्ष पत्रकारिता करें। देखिए तस्लीम खान भी लिख रहे हैं नहीं जी आप निष्पक्ष पत्रकारिता को बनाए रखना है, बहुत बिल्कुल ऐसे हिम्मत देते रहिए, बिल्कुल हम बनाते रहेंगे और डर हमें किसी का नहीं है। बस यही है कि हमें डर सिर्फ अपने आप से ये लगता है कि कहीं हम भटक न जाएं और जब हम भटकें तो आप हमें जरूर खींच करके सही राह पे ले आइए, ये इतनी हम उम्मीद आपसे भी करेंगे और कोशिश भी यही करेंगे हम ना भटकें। लेकिन सवाल हम कर रहे हैं, दूसरी बातें दूसरी हो रही हैं दोस्तों। और इस कोरोना काल में और इस ऐसे समय में हम देख रहे हैं जबकि स्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं। अभी से 2 महीना 3 महीना पहले तक हम लोग बात करते थे किसान आंदोलन की, अब उसी किसान आंदोलन की बात अब फिर से हो रही है पिछले 2 दिनों से दोस्तों। और बात यह हो रही है कि अब किसानों को दिल्ली के बॉर्डर पे जो टिके हुए हैं, गाजीपुर बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो या चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो, वहां से कैसे इन्हें हटाया जाएगा, भगाया जाएगा, इसकी चर्चा जोरों पर है। और लोग यही कह रहे हैं और कि सरकार ने एक मास्टर प्लान तैयार कर लिया है और उस मास्टर प्लान के तहत कोरोना प्रोटोकॉल को सामने ला करके रख करके इन्हें वहां से हटाया जाएगा। लेकिन ये कितना उचित है, इस सवाल के साथ सीधे आना चाहूंगा भारत जी आपके पास। किसान आंदोलन
इस तरह के कई सारे आंदोलन को आप कवर करते रहे हैं, बहुत नजदीक से जानते हैं, लेकिन ये खबर आप तक भी आई होगी कि एक तरफ आप चुनाव करवाने से तो पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन किसानों को कैसे बॉर्डर से हटाना है ये आप जरूर चाहते हैं। और इसी बीच एक खबर यह भी आई है भारत जी, वो भी अपडेट बता दूं आपको कि गाजीपुर बॉर्डर पर कल आग लग गई। अचानक आग वहां के एक तंबू में लगी। वो तंबू जो है वो मीडिया के लिए बनाया गया है और उस तंबू को बाद में मतलब बुझा दिया गया और आग पर काबू पा ली गई, लेकिन स्थितियां जो हैं वो बदलती जा रही हैं। किसान डटे हुए हैं, लेकिन किसानों को हटाने के लिए ये कौन सा तरीका है? वाजिब है ये तरीका? आग केवल गाजीपुर पे नहीं, सिंधु बॉर्डर पे भी लगी थी। ये जो बीजेपी के अलग अलग जो हथकंडे हैं उसमें से एक है ना। आप देखेंगे सीए को भी कोरोना के ही नाम पर हटाया गया और उसके बाद पूरा एक तरीके का माहौल बनाया गया। आज भी खट्टर ने अपील की है। खट्टर ने ये कहा है कि आप लोगों का जो विरोध है वो दर्ज कर लिया गया है और अब आप लोग विड्रॉ कर दीजिए। अब देखिए 2 दिन पहले नरेंद्र सिंह तोमर ने भी अपील की थी और लेकिन सवाल यह है कि जब प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि मैं एक फोन कॉल की दूरी पर हूं, तो ये आंदोलन तो आप 4 महीने पहले भी खत्म कर लेते हैं। तो किसानों की जो डिमांड है उस डिमांड पर ये किसी भी चीज के ऊपर जो इन्होंने जो पराली जलाने वाला और जो बिजली कानून वाला जो अध्यादेश जो लेकर आ रहे थे, जिन 2 चीजों के ऊपर एक सहमति बनी, उसके ऊपर अभी तक कोई गजट नोटिफिकेशन नहीं निकला है। दूसरा, एमएसपी को लेकर तो ये तमाम सारी बातें हो रही हैं और सरकार ये दावे कर रही है कि नहीं हम एमएसपी पर तैयार है। मुझे लगता है अगर एमएसपी को भी अगर ये पे कानूनी जामा उसको पहना देते, तब फिर ये 3 कानून वाली जो बात थी इस पर एक नेगोशिएशन की स्थिति में आप ला सकते थे। लेकिन सवाल यह है कि अगर सरकार अगर ये कहती है कि नहीं हम कुछ कर देंगे और किसान आकर बात करें, तो आपको जब पता है कि वो 4 जो उनकी मुख्य डिमांड है उनमें से आप 3 डिमांड 2 पर आप सहमत हो गए हैं, तीसरी पर भी आप कह रहे हैं और प्रधानमंत्री खुद संसद के अंदर खड़े होकर कह रहे हैं कि एमएसपी थी है और रहेगी। तो जब है और रहेगी तो फिर आप उसको वो करिए ना। आप ये देखिए अभी इन्होंने इस आंदोलन के बीच में अभी 1 हफ्ते पहले जो डीएपी खाद है उसकी कीमत 700 रुपए बढ़ाई है। एनपीके की जो खाद जो कीमत है उसमें 500 रुपए की वृद्धि हुई है। यूरिया में 300 रुपए की वृद्धि हुई है। सवाल है आप एक तरफ लागत लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं, लेकिन आप उसको एमएसपी की गारंटी नहीं देंगे, उस पर आप तैयार नहीं है। तो ये जो नाराजगी जो किसानों की है लागत बढ़ने की वजह से, अगर इसको ही अगर एड्रेस कर लेते और आप इसको तो फिर ये जो 3 कानून वाला जो मामला है इसमें एक नेगोशिएशन की स्थिति पे आप खड़े होते। आप ये कह सकते थे कि हाँ भाई ये आपकी जो 3 डिमांड थी वो हमने मान ली है, लेकिन चौथी जो डिमांड है इसमें हम लोग बात कर रहे हैं और ये जो कमेटी बन गई है, ये कमेटी की रिपोर्ट अगर आती है तो मुझे लगता है कि कोई रास्ता बीच का निकल सकता था। लेकिन सरकार जिस तरीके से अड़ी हुई है, खासकर एमएसपी पर जो अड़ी हुई है, ये इस पूरे मामले को इसने बिगाड़ रखा है ना। वो ठीक है, उसमें आप ये देखिए कि जो कानून है उसमें अगर एसेंशियल कमोडिटी वाला जो मामला है, एसेंशियल कमोडिटी का सीधे किसान को कोई नुकसान बहुत ज्यादा नहीं है। उसका जो नुकसान है वो इस देश के मध्यम वर्ग को है, सबसे ज्यादा मजदूर वर्ग को है। अगर अनाज अगर गोदाम में चला जाएगा तो फिर उसके बाद कितनी महंगाई बढ़ने वाली है ना। इसका अंदाज मिडिल क्लास को अभी नहीं है। वो मिडिल क्लास जो किसानों को ये कहता है कि नहीं ये तो आड़तियों का आंदोलन है या किसान आंदोलन के वो साथ नहीं है, तो उनको ये बात समझना चाहिए कि इसका सीधा असर उसके ऊपर होने वाला है, किसानों के ऊपर ज्यादा नहीं होगा। तो ये जो तीनों जो कानून है उन तीनों कानूनों पर किसान नेगोशिएशन के लिए मुझे लगता है तैयार हो जाता अगर सरकार एमएसपी पर कानून की गारंटी दे देती। लेकिन सरकार की प्रॉब्लम यह है कि वो ऐसा कुछ नहीं करके हथकंडे अपनाकर इसको खत्म करना चाहती है। मैं आपसे ये बात हमारी पहले भी इसको लेकर कई बार हुई है। देखिए ये आंदोलन एक धरना नहीं है, ये आंदोलन जन आंदोलन है। अब आप एक बात बताइए कि जब आप बंगाल के चुनाव में जब आपके लीडर किसान नेता जाके अगर रैलियां करते हैं और बीजेपी के खिलाफ कैंपेन करते हैं तो वहां तो कोई धरना नहीं होता ना।
तो इसलिए ये एक धरना यहाँ पे रहे या धरना खत्म हो जाए, उससे किसान आंदोलन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो डिमांड है ये आम किसानों तक है, और जो किसान खेत में खड़ा है वो किसान भी आंदोलित है। ये बात आप बिल्कुल तय मान लीजिए, क्योंकि एमएसपी को लेकर किसानों में भयानक नाराजगी है। जिस तरीके से महंगाई बढ़ती चली जा रही है, अब आप बताइए, सरकार जो एमएसपी घोषित कर रही है ना, बाजरे की, मैं आपको अगर ये कहूं कि बाजरे की जो लागत है, कटाई जो है ना, वो ही नहीं निकल पाती है ना, क्योंकि उसकी कटाई और फिर उसको जो चुटाई करके जो उसमें से जो दाने निकाले जाते हैं, यही इतना महंगी, इसमें मजदूरी इतनी ज्यादा होती है कि जो किसान का जो जिस रेट पर बाजरा बिक रहा है वो नहीं, उसका रेट उसको नहीं मिल पाता या वो घाटे में जाता है। तो कुल मिला के जो पूरा माहौल है जो है, आप अगर ये चाहें कि इस तरीके के हथगंडों से आप किसानों की नाराजगी खत्म कर देंगे, है ना, और मुझे लगता है कि अभी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव चल रहा है पंचायत का, इसके बाद सरकार को काफी कहानी समझ में आ जाएगी। बहुत लंबे समय तक तो ये कोशिश ही नहीं कर पाए, इनमें हिम्मत नहीं हुई कि पंचायत के चुनाव करा पाए। तो मुझे लगता है अभी जो रिजल्ट आएंगे उसमें बीजेपी को समझ में आ जाएगा कि आंदोलन खत्म हुआ है या वाकई अभी भी आंदोलन चल रहा है। जी अमलेंदु जी, आपके पास आना चाहूंगा। सवाल यही है कि क्या कोरोना को देखते हुए किसानों को आंदोलन वापस ले लेना चाहिए? नहीं, देखिए, आंदोलन वापस लेना तो एक अलग चीज है और दिल्ली के बॉर्डर से उठ जाना एक अलग चीज है। जैसा भारत जी ने भी कहा, दिल्ली के बॉर्डर से उठ जाना एक अलग चीज है और आंदोलन वापस लेना चाहिए। आंदोलन वापस नहीं होगा, आंदोलन चलता रहेगा। ये हो सकता है कि दिल्ली के बॉर्डर्स पे आप सांकेतिक रूप से अपने धरने जारी रखें, 10 आदमी रोज आके बैठें, वहां से आप भीड़ हटा दीजिए और तय कर लीजिए कि हर दिन आके 10 आदमी जो है वहां पे बैठेंगे, और वो 10 आदमी किस तरीके से बैठेंगे ये आप नए तरीके से कर लीजिए। मुझे लगता है कि ये एक सही रास्ता है। और सरकार जो है, चूंकि 56 इंच के सीने वाली सरकार है, बहुत मजबूत सरकार है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो जो है अभी इस पर तैयार हो जाएगी कि उनकी किसानों की कोई बात मान ली जाए या कर ली जाए। और देखिए, सरकार के हाथ में है भी नहीं किसानों की बातें माननी। जिस तरीके से बड़े पतियों का और विश्व बैंक और तमाम जो बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं पूरी दुनिया भर के, उनका जिस तरीके से सरकार के ऊपर दबाव है, सरकार बिल्कुल बंधक बनी हुई है एक तरीके से इन कॉर्पोरेट घरानों के सामने। तो कॉर्पोरेट घराने सरकार को पीछे वापस होने भी नहीं देंगे। मतलब अगर हमारे प्रधानमंत्री चाहे भी सदिच्छा से, उनकी सदिच्छा होगी इन किसानों की समस्याएं हल कर दी जाए, उनकी बातें मान ली जाए, और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री अच्छे व्यक्ति हैं, वो चाहते भी हैं कि किसानों की समस्याएं हल हो जाएं और किसानों की बातें मान ली जाए। पर दबाव इतना ज्यादा है सरकार के ऊपर कि प्रधानमंत्री की चल नहीं पा रही है इन कॉर्पोरेट घरानों के सामने बिल्कुल। तो इसलिए वापस तो नहीं होना मुझे लगता है। लेकिन हाँ, मतलब किसान जो है बीच का भी ये रास्ता निकाल सकते हैं कि अपने आंदोलन को क्रमबद्ध तरीके से चलाएं। जैसे होता है कि में अनशन चलता है कि 24 घंटे का अनशन करेंगे, 10 लोग आके बैठेंगे, उसके बाद फिर दूसरे नए 10 लोग आ जाएंगे। तो इस तरीके से भी इसको जो है बदला जा सकता है। दूसरी बात यह है कि जो बॉर्डर्स पर लोग बैठे हुए हैं, ये अपनी इच्छा से नहीं बैठे। जब सरकार ने उनको जाने की रामलीला मैदान इजाजत नहीं दी, तो जो बॉर्डर्स पे जो लोग थे वो वहीं के वहीं रुक गए। तो ये मतलब अगर यहां से हट भी जाएंगे, यहां से चले भी जाएंगे, तो आंदोलन तो चलता रहेगा। हाँ, ये एक चीज है जो मुझे लगता है कि सरकार की जो मंशा जो है, मतलब जो मैं समझ पा रहा हूं, वो ये है कि इस बहाने पहले लोगों को यहां से हटाया जाए, उसके बाद फिर एक एक करके किसानों के जो नेता हैं और जहां जो लोग लीड कर रहे हैं, इस कोरोना की आड़ में उनको एक एक करके जो है जेलों में डाला जाए, उनको मुकदमे नए तरीके से लगाए जाए, ताकि जो इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की जाए। लेकिन मुझे लगता है कि ये भ्रम होगा, चूंकि ये सीएए का आंदोलन नहीं है। अगर सरकार के रणनीतिकार ये सोच रहे हैं, इस तरीके कोई रणनीति पे काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये सीएए का आंदोलन नहीं है, और ये किसान आंदोलन जो है फिर वो और ज्यादा जो है उग्रतम रूप में सामने आएगा और पूरे देश भर में सामने आएगा। तो मुझे लगता है कि सरकार को अगर इस तरीके की सलाह देने वाले कुछ लोग हैं, तो सरकार उनकी सलाह पे अमल ना करे, और देश के अंदर वैसी सरकार जो इस समय उस पर तमाम सवाल उठ रहे हैं हर तरीके से लेकर के, तो इस तरह की कोई हरकतें करने के बजाय किसान नेताओं से बातचीत करे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी उस पर रोक लगाई हुई है। किसान नेता ये भी इस बात पर मुझे लगता है तैयार हो जाएंगे अगर ये सरकार घोषणा कर दे कि इन कानूनों को अगले चुनाव तक जो है वो स्थगित किया जाता है। इतने पे भी जो है तैयार हो जाएंगे, ठीक है अगली सरकार आएगी वो देखेगी। तो मुझे लगता है सरकार बीच का एक रास्ता निकाल सकती है। बात वही है कि सरकार को दबाव इतने ज्यादा है कॉर्पोरेट घरानों के
तो वो इसको मानेगी या नहीं मानेगी ये देखने वाली चीज होगी। लेकिन हाँ, किसान नेता इस तरीके से कर सकते हैं कि वहां से भी भीड़ कम कर दें। बात यही है कि जो बातचीत का क्रम टूटा है 20 जनवरी से, जब आप याद कीजिए कि 11 दौर की बैठक हुई थी सरकार और किसान के बीच में, किसान नेताओं के बीच में, वो दौर टूटा। फिर 26 जनवरी की घटना और उसके बाद से जो बातचीत का सिलसिला जो है वो टूट गया, पटरी से उतर गया। वो अब उस स्थिति में दोबारा आएगा कि नहीं आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन कोरोना की आड़ में जैसे पिछले साल शाहीन बाग के आंदोलन को खत्म किया गया था, क्या यही स्थिति फिर से निर्मित होने वाली है इस देश में? कोरोना की आड़ में किसानों के आंदोलन को खत्म करने की साजिश रची जा रही है और कहा यही जा रहा है कि हरियाणा सरकार को कह दिया गया है पूरी तैयारी कीजिए। उसका एक जो सर्वे है, खासकर रिमोट सर्वे, वो कर लिया गया है। वहां पर अलग अलग खबरें आ रही हैं कि किसानों को कैसे हटाया जाएगा, सिंगू बॉर्डर से, टिकरी बॉर्डर से, चाहे गाजीपुर बॉर्डर से, ये तमाम बातें आ रही हैं। आगे क्या कुछ होगा ये देखना होगा। लेकिन भारत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप अभी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? हाथ मैं असल में मैं इसमें दो चीज जोड़ना चाह रहा हूँ। सबसे पहली चीज तो यह है कि ये आंदोलन अगर खत्म होगा तो ये किसान संगठनों की सहमति के बाद ही खत्म होगा। सरकार अगर अपना बल प्रयोग करना चाहेगी तो उससे ही आंदोलन और भड़क जाएगा, एक चीज। दूसरी जो चीज है, जो अभी तक पिछले 6 साल में इस सरकार का जो परफॉर्मेंस है ना, उसमें जो एक चीज जो निकल के आई है वो ये आई है कि ये सरकार इमोशनल ऐसे मुद्दे उठाती जरूर है, भावनात्मक मुद्दे, लेकिन इतनी डरपोक ये सरकार है कि अगर विरोध इसका अगर होता है तो ये तुरंत विड्रॉ करना शुरू कर देती है। तो ये जो बात जो ये सरकार कह रही है ना कि हमने 1.5 साल के लिए इसको पोस्टपोन कर रहे हैं या 3 साल के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं, आप ये मानिए कि ये कानून अब लागू नहीं होगा, है ना। ये सरकार कह क्या रही है? आप देखिए, सीए लेकर आए, सीए का विरोध हुआ, आज तक उसके नियम नहीं बना पाए हैं ये लोग, साल भर हो गया। ये अलग बात है कि अमित शाह बंगाल के चुनाव में खूब सीए का चुनाव का प्रचार करते घूम रहे हैं, लेकिन आज तक ये लोग नियमावली नहीं बना पाए। आप अगर अध्यादेश कानून देखें, भूमि अधिग्रहण कानून अध्यादेश जो ये लेकर आए थे, और जब उस अध्यादेश का विरोध किया किसानों ने, तो वो आज तक ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। तो ये सरकार इतनी डरपोक है कि अगर जनता खड़ी हो जाती है तो आप ये तय मानिए कि ये फिर उसके बाद उस पर आगे नहीं बढ़ पाती। फिर ये चोर रास्ते ये लोग तलाशते हैं कि कैसे चोर रास्ते तलाशे जाएं जिससे इनको किया जाए। जैसे भूमि अधिग्रहण कानून का अध्यादेश जब इन्होंने विड्रॉ किया था, उसको जब पोस्टपोन किया था, तो फिर उसके बाद इन्होंने अपनी राज्य सरकारों से कहकर कुछ कानून बनाए हैं जमीन अधिग्रहण के। जैसे उस समय मध्य प्रदेश में सीलिंग एक्ट खत्म हुआ, या बीजेपी रूलिंग और भी तमाम सारी स्टेट्स हैं जहां पर जमीनों के जो एक्विजिशन के जो कानून थे उसको इन्होंने डाइल्यूट किया है जिससे उद्योगपति ले सकें, लेकिन केंद्र सरकार लाने की दम नहीं कर पाई। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि ये जो 3 कानून है जिसको लेकर किसान नाराज है, इसको लाने की दम अब बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार नहीं कर पाएगी। ऐसा मेरा व्यक्तिगत जो इनका पुराना जो परफॉर्मेंस है बीजेपी का, उसके आधार पर मैं ये बात कह रहा हूँ। क्या कहेंगे पुष्परंजन जी? देखिए, जो चीजें मुझे समझ में आ रही है, एक और अपडेट कर दूं, कोंडली बॉर्डर पे 3 टेंट जले हैं और ये टेंट जलने का जो सिलसिला अलग अलग लोकेशन पे हुए हैं, ये पूरा का पूरा एक साजिश का हिस्सा है। ये सिर्फ एक टेलर दिखाया गया है कि देखिए हम कुछ भी कर सकते हैं, पहला। दूसरा ये हर हाल में 3 महीने के अंदर, 90 दिन के अंदर इस आंदोलन को डाइल्यूट करना चाहेंगे। कहेंगे ठीक है, आंदोलन करना चाहते हैं, आप चले जाइए पंजाब के गांव में, वहां से आंदोलन कीजिए। इस जगह को धीरे धीरे कोरोना के हिसाब से बहुत ज्यादा संक्रमित है। दिल्ली एनसीआर में जो भी चीजें हम अप्लाई कर रहे हैं उसे आपको भी लागू करना पड़ेगा। केजरीवाल पे भी दबाव बनना शुरू हो गया है कि आप अगर दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर के हवाले से अपना सारा 2 दिन का जो उन्होंने लॉकडाउन किया है सैटरडे संडे का, उन पर यह भी दबाव है कि जो लोकेशन दिल्ली एनसीआर, दिल्ली के परिधि में आता है, आप वहां पर भी इसको लागू कराएं। यानी किसान वहां पर भी नहीं इकट्ठे बैठे हैं, जो आंदोलन पे बैठे हैं उनको आप हटाइए, आपकी जिम्मेदारी है। ये दबाव केजरीवाल पे है। तीसरा नंबर ये, इन्हें हर हाल में 90 दिन के भीतर इस आंदोलन को
कम से कम नहीं खत्म करवा सकते हैं तो इसकी धार को जैसे भी तोड़ना है, कम करना है। उसकी वजह उत्तर प्रदेश में आने वाला चुनाव, पंचायत चुनाव के में ये एक्सपोज होने जा रहे हैं, और इसके बाद का जो चरण है उसमें अगर ये कंटिन्यूटी में हो गई, अगर किसान आंदोलन कंटिन्यू कर गया तो उत्तर प्रदेश इनके हाथ से निकल जाना है। मतलब कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है वहां बहुत गड़बड़ होने वाला है। ये हर हाल में उत्तर प्रदेश को लूज नहीं करना चाहेंगे। उत्तराखंड कोई खास फर्क नहीं पड़ना, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे सूबे जहाँ की जिससे देश की बड़ी सत्ता हिलती चलती है, वहां पर किसान आंदोलन का रूप जो है वो खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो हिसाब किताब है वहां गड़बड़ होने जा रहा है। खुद आपने ध्यान दिया होगा सतपाल मलिक का बयान, सतपाल मलिक जैसा आदमी जो सत्ता का समय समय पर अवसर उठाता रहा है, वैसा व्यक्ति भी आके बागपत में जो बयान दे रहा है वो बता रहे कि वो भी हिल चुके हैं। उन्हें भी पता है कि हम अगर ये किसान आंदोलन कंटिन्यू होता है तो वहां पर दिक्कत होती है। ये सब सोच के ये लोग बहुत प्लान तरीके से टारगेट रखा हुआ इन्होंने। हरियाणा में खट्टर के कह देने से किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा, ये भी अपने आप में एक प्रहसन है और कुछ नहीं है। खट्टर जी के अपने इलाके में वहां पर किसान जब नहीं मान रहे हैं उनको एक अपने आप में एक मजाक का हिस्सा है कि खट्टर जी कहने पर या उनकी अपील पर किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा। मगर इसे पूरे प्लान तरीके से इन्हें खत्म करना है, और नहीं खत्म कर पाएंगे तो डाइल्यूट करेंगे। ये इनकी जिद तो है अपने आप में कि डाइल्यूट करो। जिस तरह से इन्होंने कोरोना के बहाने से या सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जब शाहीन बाग आंदोलन को डाइल्यूट कर दिया, तो यहां भी वो दिमाग, वो साजिशें चल रही हैं और चौतरफा चल रही हैं। उसमें केजरीवाल को भी हिस्सा बनाया जा रहा है। ये मैं सूचना दे दूं आप सबको। भारत जी कुछ केजरीवाल को बनाया नहीं जा रहा, केजरीवाल उसमें शामिल है पहले से। नहीं है, लेकिन अब उन कंधे पे रख दिए, टोपी पहना दी उनको। जी जी, मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाह रहा हूँ, और ये चीज सीए भी केजरीवाल शामिल है। मैं ये चीज शुरू से कह रहा हूं कि ये आंदोलन जिस तरीके से गढ़ा गया है, जिस तरीके से इस आंदोलन का स्वरूप है, उसमें कोई भी ऐसा नेता जो बड़ा नेता है, आप ये देखिए 4 महीने में भी आज तक ये सरकार इसे क्यों नहीं तोड़ पाई? क्या आपको ऐसा लगता नहीं है कि सरकार ने किसान नेताओं को तोड़ने की कोशिश नहीं की? बिल्कुल की, लेकिन इसमें ये जनता के बीच में इस तरीके से गुथ गया है, ये आंदोलन किसानों के बीच में इस तरीके से गुथा। आप बताइए, वीएम सिंह ने इसमें बदमाशी करने की कोशिश की, आइसोलेट हो गए, आंदोलन से गायब हो गए, है ना। भानु ने कोशिश की, भानु गायब हो गए। तो ये आंदोलन ही ऐसा है, इस आंदोलन में जो नेता बदमाशी करने की कोशिश करेगा वो कपड़े फाड़ देंगे, लोग से गायब हो जाएगा, वो पॉलिटिक्स से गायब हो जाएगा। इसीलिए ये आंदोलन नहीं खत्म होगा। जो आप जो कह रहे हैं ना, ये हल्का नहीं होगा। ये डाइल्यूट देखिए भरत जी, आप भावुक होकर बोल रहे हैं। मैं मुझे भावना से कोई लेना देना नहीं है। मेरा सीधा प्रश्न ये है कि इस आंदोलन की धार आप बता दीजिए। जो शुरू में जो सिंधु बॉर्डर पे जो धार थी, राजीव जी जहां गए थे खबर करने, यही बगल में ही हमारे ऑफिस के आपके बगल में ही गाजीपुर का जो तेवर था, आज क्या वही तेवर है? आज सिंधु बॉर्डर का भी वही तेवर है? नहीं है, कम हुआ है। तो ये डाइल्यूट होगा। मेरा मतलब आंदोलन खत्म नहीं होगा, डाइल्यूट होगा, इसकी धार कम होगी। लेकिन आप एक चीज समझिए, ये समय गेहूं कटने का है, ठीक है? वो तो मालूम है, हम भी किसान हम भी उसी बैकग्राउंड से आते हैं, किसान बैकग्राउंड से आते हैं, हमें पता है कि लोग कहाँ फंसे हुए हैं। मगर वो धार कमजोर होगी, मैं ये मेरा असेसमेंट है। हो सकता है गलत हो असेसमेंट, लेकिन आपका असेसमेंट है। लेकिन आप एक बात बताइए, खट्टर आज तक कोई प्रोग्राम नहीं कर पाए, या दुष्यंत दास तक प्रोग्राम नहीं कर पाए, है ना। तो इसलिए ऐसा नहीं है, धार मुझे नहीं लगता कि वो ठीक है। दिलों में अगर ये खट्टर या दुष्यंत की बात आप कर रहे हैं, ये सब इन्हीं के पार्टी में तलवारें खींची हुई, इन्हीं के विधायक जो है उनको जैसे तैसे बांध कर रखा गया है। वो अपने क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं। एक इनका 2 विधायक दुष्यंत के गए तो उनके कपड़े फाड़ने की स्थिति हो गई, वही पंजाब वाली स्थिति पैदा हो गई थी। ये अपने क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं। लोग बैठ के भले ही दिल्ली में या हरियाणा भवन में बैठ के अपना राजपाट चलाएं, अलग बात है, मगर ये पूरा भारत नहीं है। हरियाणा के जो राजनेता अपने सत्ता में साझेदारी कर रहे हैं, ये पूरा भारत है नहीं।
और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसकी धार, इसका पैरापन जो जरूर ये लोग उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले तक ये टारगेट है कि कम करेंगे, नहीं तो इतना बड़ा सूबा ये लूज नहीं करने जा रहा है। इसके पीछे का फार्मूला तो मुझे यही समझ में आ रहा है। हो सकता है मैं गलत हूं, मेरा असेसमेंट गलत हो। जो भी हो, आप लोगों की, चाहे भारत जी कह रहे हैं, चाहे पुष्परंजन जी, बहुत अच्छी डिबेट आप दोनों के बीच चल रही है, वो मैं रोकना नहीं चाह रहा था, लेकिन समय की पाबंदियां होती हैं और उस आधार पे इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। और किसान आंदोलन अभी जारी है। जहां तक किसान आंदोलन को मैं समझा हूं, उनको ठंड दिल्ली की डिगा नहीं पाई, उसी ठंड में बारिश हुई, उससे वो डिग नहीं पाए। अभी भयावह गर्मी है, उससे भी आज तेज आंधी भी चली है, इससे भी। लेकिन अगर सरकार चाहती है वहां बम बरसा देना, या सरकार चाहती है कि आग लगा के उठा दें, तो ये अलग बात होगी। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि हिम्मत किसानों की जबरदस्त है। वो चाहे दिल्ली बॉर्डर पे बैठे या अपने गांवों में बैठे, लेकिन जो लोग अपने उसूलों पे और अपनी मांगों पे अड़े हुए हैं, इतना मैं कह सकता हूं, जितना देखा हूं उस आधार पे कह सकता हूं कि वो अड़े रहेंगे तब तक, जब तक कि उनकी मांगे मान न ली जाएं। तो लेकिन आने वाला समय बताएगा। हमारे काफी साथी जो हैं लगातार अपनी इस चर्चा में भाग ले रहे हैं, अपने अपने विचार लिख रहे हैं। लकीना खातून लिख रही हैं, गुड इवनिंग सर। इस्लाम अली हैं जो केजरीवाल भाजपा से ही टूटे हुए एक अंश है कह रहे हैं। सीमा खातून जय किसान लिख रही हैं। असलम चिश्ती भी हमारे साथ बने हुए हैं। तस्लीम खान भी बने हुए हैं जो कह रहे हैं आप बहुत बेहतरीन तरीके से विश्लेषण करते हैं, आउटस्टैंडिंग, बहुत धन्यवाद। उसके अलावा सर्वेश यादव हैं, गुड इवनिंग कह रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं किसानों को अपना प्रोड्यूस सेल का दूसरा विकल्प ढूंढना चाहिए। सर्वेश यादव गुड इवनिंग कह रहे हैं। सुमन पांडे गुड इवनिंग कह रहे हैं। रमेश बुर्ग किसान एकता जिंदाबाद लिख रहे हैं। मोहम्मद तनवीर हाई लिख रहे हैं। आपसा खान कह रही हैं मोदी जी को खुशी हो रही होगी क्योंकि मोदी जी इंडिया की आबादी कम हो रही है। ये कोरोना के कारण की बात कह रही हैं। मोहम्मद रब्बानी भी हैं जो कह रहे हैं एक किसान के बारे में सोचते हैं तो ये कानून को कोट कर दे, अगर उनकी जानकारी इतनी ही है, फाकीर है, रद्द कर दे कानून और उसका क्या जाता, मोदी जी का मेरे नहीं हो रहा है। कुल मिलाकर के कानून रद्द करने की बात कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं मोहम्मद रब्बानी। तो तमाम साथी बने हुए हैं। एक चर्चा कल और हो रही थी दोस्तों, उसकी चर्चा भी जरूर करना चाहूंगा। प्रकाश फौजी भी हैं, गुड न्यूज कह रहे हैं, लिख रहे हैं। अकील अहमद भी हैं, विरासत बेग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असलम चिश्ती का काश पूरी डिबेट देख पाता। फिर आरपी बिन्नू तंवर भी हैं, तस्लीम खान भी बने हुए हैं, तमाम साथी बने हुए हैं। दोस्तों समय तो निकल चुका है लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाया हम लोगों ने। ऑलरेडी 10 मिनट ज्यादा समय आप लोगों का ले चुका हूं। लेकिन कल चर्चा बात ये हो रही थी कि रमजान का महीना चल रहा है, कई सारे साथी देख नहीं पाते इस कार्यक्रम को। हम 6:30 बजे से स्टार्ट करते हैं और वही वक्त होता है रोजा तोड़ने का, इफ्तार का वक्त होता है। और हमने आप लोगों से पूछा भी था कि इस कार्यक्रम को अगर आगे बढ़ाएं या पीछे करें, तो कई साथी लिख रहे थे 7 बजे से, कई ने लिखा 7:30 बजे से, कोई 8 बजे से, कोई 9 बजे से। अलग अलग समय अलग अलग बातें कह रहे हैं सब लोग। लेकिन हमारे यहाँ की भी हमारी कुछ पाबंदियां हैं, उस आधार पर भी जो निर्णय हम लोग ले पा रहे हैं वो यही है कि कल से इस कार्यक्रम को हम 7 बजे शुरू करेंगे दोस्तों। 7 बजे से शुरू करेंगे, जो 1 घंटा मिनिमम हम 7 से 8 इस प्रोग्राम को कल से करेंगे। 6:30 नहीं, 7 बजे से करेंगे, ताकि थोड़ा सा रोजा इफ्तार का जो समय है उस वक्त आप लोगों को हमारे साथ जुड़ने का एक समय भी मिले और साथ साथ हमें भी आप जैसे लोगों के साथ में ज्यादा चर्चा करने में अच्छा लगेगा। और ये अभी चलता रहेगा। सामने चुनाव है, उसके अलावा महामारी है, देश दुनिया में बहुत सारी खबरें रहती हैं, बातें रहती हैं और हमारे साथी पैनलिस्ट जो होते हैं उस पर अपने विचार रखते हैं। साथ साथ आपके विचारों को भी हम रखते हैं, अपनी अपनी बातें करते हैं। तो मुझे लगता है कि
आप लोगों को भी ये समय सूट करेगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप लोगों को हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे असलम चिश्ती लिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी। सुमन पांडे भी हमारे साथ हैं, 7 बजे बेस्ट टाइम है लिख रहे हैं, 7 PM। विजय हैं हमारे साथ में, विजय पुसरू हमारे साथ बने हुए हैं, मोहम्मद अखलाक हमारे साथ में, अरशद जावेद है वेरी गुड लिख रहे हैं, समीमुल मोइन भी हैं हमारे साथ में, अफसा खान लिख रहे हैं थैंक यू सो मच, राजीव सर और सर्वेश यादव भी हैं, करेक्ट टाइमिंग। तो आप लोगों को ये टाइम पसंद आ रहा है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। हमारी कोशिश थी कि इसको 7:30 से करें, लेकिन कुछ हमारी भी मजबूरियां हैं जिस कारण इसको 7:30 से तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन 7 बजे से कल से इस कार्यक्रम को हम करेंगे और इस बात को, इस डिबेट को और आपके साथ हमें बने रहने में अच्छा लगेगा। आप लोग हमारे साथ जुड़िए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम 7 बजे से कल शाम से आपके साथ हाजिर होंगे। तो दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आप लोगों को बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद सबसे पहले देना चाहता हूं अपने पैनलिस्ट को, अमलेंदु जी आपको, भारत शर्मा जी आपको, और हमारे साथी सहयोगी हमारे वरिष्ठ पत्रकार पुष्परंजन जी आपको। बहुत दिनों बाद पुष्परंजन जी को जोड़ पाया, और इस कोरोना काल में सब अपने अपने घरों में हैं, अपने अपने काम घरों से ही कर रहे हैं अपना अपना काम, लेकिन फिर भी कोशिश हमारी है कि पुष्परंजन जी भी हमारे साथ लगातार बने। और चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन देश दुनिया में बहुत सारी बातें हैं जिस पर डिबेट करना, चर्चा करना जरूरी है, उस पर चर्चा हम करते रहेंगे। तो पुष्परंजन जी, एक बार फिर से आपको धन्यवाद, और धन्यवाद देना चाहता हूं भारत जी आपको भी और अमलेंदु जी आपको भी, और साथ साथ आप तमाम साथियों, दोस्तों, शुभचिंतकों, आप लोगों को। पुष्परंजन जी, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं कह रहा था नीरव मोदी छूट गया इस डिबेट में हमारे। नीरव मोदी को अभी आने देते हैं, बिल्कुल सही। नीरव मोदी की चर्चा हम लोगों ने शुरुआत में जरूर की कि उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन अब समय निकल चुका है और बिल्कुल वैसे टाइम बहुत अच्छा है, 7 बजे टाइम बहुत अच्छा है। लेकिन अब कल से शाम 7 बजे से दोस्तों हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, और आप सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और रमजान मुबारक आप लोगों को, और जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए, देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।